अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है और उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको हमने प्रूव करना है एट द एंड। और स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट लेना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाया हुआ है कि ये अर्थ है और अर्थ जो है स्टूडेंट्स, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम ग्रेविटी का नाम देते हैं कि किसी भी बॉडी, जो भी बॉडी अर्थ के करीब होती है या दूर होती है, वो उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर एक बॉडी है तो ज़मीन क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, ये ग्रेविटी है और इस ग्रेविटी का इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ तक फील किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे, मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको बता के दिखाऊं, तो अगर ये बॉडी ज़मीन से दूर होती तो फिर इस अर्थ का इस पर जो इफ़ेक्ट है, ग्रेविटी का इफ़ेक्ट, वो कम होता। और जैसे जैसे बॉडी ज़मीन के करीब होती जाएगी, ग्रेविटी जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी इसका इफ़ेक्ट, ज़मीन की ग्रेविटी का इफ़ेक्ट बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ज़मीन के इर्द गिर्द की वो जगह जहाँ पे ज़मीन के ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट को महसूस किया जा सकता है या ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन एक्सर्ट कर सकती है, इस स्पेस या इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये ज़मीन से बॉडी दूर होती जाएगी वैसे वैसे ये ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो ज़मीन के करीब की जगह है, यानी इनको मैं इस तरह के ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ज़मीन के करीब की जो जगह है, स्पेस है, यहाँ पे ग्रेविटी का इफ़ेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगी। और जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे ये ग्रेविटी का इफ़ेक्ट कम होता जाएगा और यानी इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम थ्योरेटिकली इसको डिफाइन करना चाहें, द स्पेस अराउंड अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, के ज़मीन के इर्द गिर्द की वो जगह जहाँ पे ज़मीन जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकती है किसी भी बॉडी पर, तो वो उसकी क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद हम अब देखते हैं कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। कंजर्वेटिव फील्ड स्टूडेंट्स एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, यानी आप जिस रास्ते से भी वर्क कैलकुलेट करें वो वर्क सेम रहे, वो वर्क चेंज ना हो, तो ऐसा फील्ड जो है वो क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फील्ड। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम इसको सेकेंडली भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन जो है, अगर किसी क्लोज पाथ के अलॉन्ग हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो क्लोज पाथ के अलॉन्ग वर्क डन की वैल्यू 0 आ जाए, तो ऐसा फील्ड भी क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फील्ड। यानी हमने दो तरीके से डिफाइन किया है, या तो हम हर पाथ का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करें और सबका वर्क सेम आए, और दूसरा क्या हो सकता है कि हम एक क्लोज पाथ कंसिडर कर लें और उसमें तमाम वर्क डन जो है उनका सम कर लें और उसका सम 0 के बराबर आए, तो ऐसे फील्ड को हम स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड का। तो स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फील्ड को समझने के लिए अभी हम इसके मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर रहे थे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फील्ड की। और क्या ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इसको स्टूडेंट्स प्रूव करने के लिए हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे अभी आने वाले 2-4 मिनट्स में। तो स्टूडेंट्स, आप इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फील्ड। उसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है और या फिर वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ 0 होता है। तो चलते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वाकई एक कंजर्वेटिव फील्ड है। स्टूडेंट्स, आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्सेस जिसकी वजह से वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाए या
वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ ज़ीरो हो जाए, ऐसी फोर्सेस को हम नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का। और इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई और इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स हो गई। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? ऐसी फोर्सेस जिसकी वजह से वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ना रहे, यानी पाथ पे डिपेंड करे, या दूसरा है कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ ज़ीरो ना हो। ऐसी फोर्सेस हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसकी एग्जांपल है, एयर रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल है, टेंशन इन द स्ट्रिंग में जो मौजूद टेंशन तनाव होता है वो भी इसी की एग्जांपल है। नॉर्मल फोर्स, कोई भी बुक रखी है इसके अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से जो फोर्स लग रही होती है वो क्या होती है? नॉर्मल फोर्स। और इसके अलावा प्रोपल्शन फोर्स ड्यू टू रॉकेट, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। तो स्टूडेंट्स ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता था, इसलिए स्टूडेंट्स इसको आप जहन में रखिएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले कुछ साइन कन्वेंशंस हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लाजमी हैं। जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये हम फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आज मैं दोबारा से आप इसको रिकॉल कर लें ताकि आपको अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट आ जाए। अब स्टूडेंट्स अगर जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो स्टूडेंट्स जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे याद रखिएगा वर्क डन जो है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क डन स्टूडेंट्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जब दोनों सेम होंगे। आपको पता है W = FD cos ऑफ थीटा होता है। और स्टूडेंट्स जब आपके पास ये आ जाएगा FD cos ऑफ ज़ीरो, आपके पास सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, यहाँ पे देखें एक बॉल है जिसको मैं नीचे की तरफ ज़मीन पे गिरा रही हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों की स्टूडेंट्स अगर हम डायरेक्शन देखें सेम है, एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो इस केस में स्टूडेंट्स वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो आपने याद रखना है जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे वर्क क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। अब उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम लोग सेकेंड इसका केस डिस्कस करेंगे, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास, फर्ज करें मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंगल उस वक्त कितना हो जाएगा दोनों के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान? 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स उस वक्त वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और वर्क के लिए फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W = FD cos ऑफ 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव में। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इसका थर्ड केस है, वो क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो आपस में क्या हो जाएं? परपेंडिकुलर हो जाएं। कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ज़मीन की वजह से जो फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो स्टूडेंट्स जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 90 डिग्री का मतलब है आपके पास वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। वाई 0? बिकॉज FD cos ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, और cos ऑफ 90 हमेशा 0 होता है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा? 0। तो स्टूडेंट्स ये साइन कन्वेंशंस डिस्कस करने के बाद अब हम कैलकुलेशन ऑफ वर्क की तरफ चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, दोनों सेम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक पाथ है, एक बॉडी है जो A से B की तरफ एक पाथ के थ्रू जा रही है। इसका दूसरा रास्ता जो है वो A से B की तरफ जाने का ये वाला है, और एक रास्ता जो है इसका यहाँ से यहाँ तक है। स्टूडेंट्स 3 रास्ते यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मैंने इस ग्रीन वाले पाथ को पाथ 1 का नाम दिया हुआ है, इस ब्लैक वाले पाथ को मैंने पाथ 2 का नाम दिया है, और इस रेड वाले पाथ को स्टूडेंट मैंने पाथ 3 का नाम दिया है। अब हम तीनों पाथ्स के अलोंग जो है वो अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या तीनों पाथ्स का वर्क डन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, जैसा कि हमने डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड में पढ़ा है। अब स्टूडेंट्स हम पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे A से B की तरफ पहले पाथ के जरिए। तो ये पाथ हमारे पास बन रहा है ADB।
ये कौन सा पाथ बन रहा है, ADB। तो स्टूडेंट्स वर्क डन अलोंग पाथ 1 हम कैलकुलेट करेंगे। और अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, WADB यानी वर्क डन अलोंग ADB पाथ किसके बराबर आएगा। पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे A से D की तरफ, फिर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे D से B की तरफ और इन दोनों को जमा कर लेंगे। और ऐसा ही स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें वर्क डन अलोंग A to D जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप गौर करें, तो जब हम लोग वर्क डन अलोंग A to D कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट की है डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स कवर हो रहा है टूवर्ड्स राइट A से D की तरफ। तो देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा है। जी स्टूडेंट्स बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने वर्क डन कैलकुलेट किया तो हमारे पास कॉज ऑफ 90 0 होता है। तो इस वजह से ये वर्क डन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन अलोंग द पाथ A to D, ये हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे D से B की तरफ। अब ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, तो जब हम जा रहे हैं D से B की तरफ डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसा मैंने अभी साइन कन्वेंशन में बताया था, थीटा क्या हो जाता है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जब थीटा 180 डिग्री होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो चलते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स अभी जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे थे प्रीवियसली, तो यहाँ कॉज ऑफ 180 डिग्री हम पुट कर देंगे और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो mg होता है, और db जो है इसको हम h से रिप्रेजेंट कर देंगे। और कॉज ऑफ 180 डिग्री स्टूडेंट्स कितना होता है, -1 के इक्वल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने वर्क डन अलोंग D to B कैलकुलेट किया, वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, -mgh के बराबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको याद हो वर्क डन अलोंग A to D हमारे पास 0 के बराबर आया है और वर्क डन अलोंग D to B हमारे पास -mgh के बराबर आया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल वर्क डन ADB का जो है फर्स्ट पाथ के अलोंग वो कितना आ जाएगा, -mgh। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब हम स्टूडेंट्स वर्क डन कैलकुलेट करेंगे सेकंड पाथ के अलोंग। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने डायग्रामेटिकली इस तरह से शो करके दिखाया हुआ है। अगर आपको पिछली डायग्राम याद है तो उसमें मैंने ब्लैक कलर से सेकंड पाथ को रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो सेकंड पाथ में स्टूडेंट्स अब हम जाएंगे A से C की तरफ, फिर C से B की तरफ। इन दोनों रास्तों का हम रास्ता तो एक ही है, इन दोनों सेगमेंट्स का अलग-अलग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को जमा कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन अलोंग ACB विच इज़ इक्वल टू WA to C, यानी A से C की तरफ जाते हुए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे प्लस C से B की तरफ जाते हुए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हम A से C की तरफ जब जाएंगे तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स हमारा किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो स्टूडेंट्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा, बिल्कुल ठीक गैस किया स्टूडेंट्स आप लोगों ने, 180 डिग्री। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर देंगे mg, और जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपके पास साइन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने वर्क डन कैलकुलेट किया -mgh के बराबर। तो ये आ गया आपके पास वर्क डन अलोंग A to C। अब C से B की तरफ जब जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, C से B की तरफ जाते हुए डिस्प्लेसमेंट है हमारा राइट की तरफ, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्टूडेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, बिल्कुल सही जवाब 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम इस की वैल्यू पुट करेंगे, कॉज ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है C से B की तरफ, और कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो कॉज ऑफ 90 स्टूडेंट्स हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब है टोटल वर्क डन हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, C से B की तरफ जाते हुए हमारे पास कोई वर्क डन कैलकुलेट नहीं हुआ।
तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे इसका जो टोटल वर्क डन है सेकंड पाथ का वो कैलकुलेट करेंगे। ए से सी की तरफ वर्क डन हमारा हुआ है -mgh के बराबर, प्लस सी से बी की तरफ जाते हुए वर्क डन कितना हुआ है 0। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा -mgh। ये वर्क डन ए सी बी का हो गया कैलकुलेट। तो स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे थर्ड पाथ के लॉन्ग। जी स्टूडेंट्स, हम थर्ड पाथ के अलोंग जो है, ये थर्ड पाथ है, थर्ड पाथ के अलोंग हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और वो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया था, इस तरह का कर्व्ड पाथ था। इस डिस्प्लेसमेंट भी सेम नहीं है, इसकी डायरेक्शन कभी चेंज हो रही है एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या करेंगे, हम सीढ़ी की तरह छोटे छोटे स्टेप्स बना लेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ए से बी की तरफ जाते हुए पहले इस पूरे रास्ते को स्टेप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको मैंने अलहदा से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आप गौर करें तो सीढ़ी में हॉरिजेंटल स्टेप्स भी हैं और वर्टिकल स्टेप्स भी हैं। वर्टिकल स्टेप्स को मैं डेल्टा y1 और इस सेकंड स्टेप को मैं नाम दूंगी डेल्टा y2 का और इस स्टेप को मैं नाम दूंगी डेल्टा y3 का एंड सो ऑन। जितने स्टेप्स हैं, फर्ज करें n नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो आखिरी स्टेप को मैं डेल्टा yn का नाम दे दूंगी। ये तो हो गए स्टूडेंट्स वर्टिकल स्टेप्स। लेकिन हॉरिजेंटल स्टेप्स जो हैं इनको मैं अगर डेल्टा x का ही नाम दूं, मैं इसको चेंज क्यों नहीं कर रही, इसकी रीज़न अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को जब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये हमारे पास डेल्टा x1 हॉरिजेंटल जो है इस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो मैं डेल्टा x1 की बजाय सिर्फ डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर देती हूँ इसको। अब इसके वजह से हॉरिजेंटल जो डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं इनकी वजह से वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा और वो किसके बराबर आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ एंगल। और आप गौर करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होती है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड। और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ एंगल 90 डिग्री होने की वजह से कॉज ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा और आपके पास कॉज ऑफ 90 हमेशा कितना होता है, बिल्कुल वेरी गुड 0 होता है। तो वर्क डन जो है हॉरिजेंटल स्टेप्स का वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हॉरिजेंटल स्टेप्स की वजह से कोई वर्क नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 में डिवाइड नहीं किया, सिंपल सबको डेल्टा x रख दिया क्योंकि वर्क डन तो 0 ही होना था। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम वर्टिकल स्टेप्स की वजह से वर्क कैलकुलेट करेंगे। अब आप गौर करें तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स जो है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो स्टूडेंट्स एंगल कितना बनेगा, बिल्कुल स्टूडेंट्स एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। एंगल स्टूडेंट्स कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आइए ज़रा हम इसका अलग-अलग हर स्टेप का, सीढ़ी के हर स्टेप का वर्टिकल स्टेप्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे अलोंग वर्टिकल स्टेप्स और इसको हम लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय एंगल, आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ जी डेल्टा y1 कॉज ऑफ 180 डिग्री प्लस एफ जी डेल्टा y2 कॉज ऑफ 180 डिग्री प्लस एंड सो ऑन एफ जी डेल्टा yn कॉज ऑफ 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये कॉज ऑफ 180 डिग्री की लॉजिक समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो फार्मूला होता है वो mg के बराबर होता है। mg डेल्टा y1 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन कॉज ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आप यहाँ पे लिख देंगे -mg डेल्टा y1 -mg डेल्टा y2 माइनस एंड सो ऑन -mg। इसकी जगह पे हम लिख देंगे डेल्टा yn। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो -mg डेल्टा y1 -mg डेल्टा y2 एंड सो ऑन -mg डेल्टा yn, इन सब में mg जो है वो कॉमन आ रहा है। तो -mg मैंने कॉमन ले लेना है, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा yn लिख दूंगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये नेगेटिव साइन प्लस कैसे हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने नेगेटिव को कॉमन ले लिया है तो अंदर प्लस बच जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। -mg और डेल्टा y1 डेल्टा y2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा
वाई एन को स्टूडेंट्स मैं एच से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो हाइट आ जाएगी डेल्टा एच। तो यहाँ से हमारे पास वर्टिकल स्टेप्स की वजह से जो वर्क डन कैलकुलेट होगा वो -mgh के बराबर होगा। अब हम स्टूडेंट्स जो हम पाथ कंसीडर करके बैठे हुए थे, थर्ड पाथ ए से बी की तरफ जाने के लिए, इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों स्टेप्स थे। कौन कौन से? हॉरिजेंटल स्टेप्स और वर्टिकल स्टेप्स। तो हम हॉरिजेंटल स्टेप्स की वजह से वर्क डन भी कैलकुलेट कर चुके हैं और वर्टिकल स्टेप्स की वजह से भी वर्क डन कैलकुलेट कर चुके हैं। दोनों को अब हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा ही करेंगे। हॉरिजेंटल स्टेप्स की वजह से वर्क कितना आया? 0, और वर्टिकल स्टेप्स की वजह से वर्क कितना आया? -mgh के बराबर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने रिजल्ट निकाला कि वर्क डन अलोंग पाथ ए बी जो आया है वो -mgh के बराबर आया है। तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप गौर करें तो हमने तीनों पाथ्स के अलोंग, ADB के अलोंग, ACB के अलोंग और AB के अलोंग जो वर्क डन कैलकुलेट किया है, सब की वैल्यू कितनी आई है? जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, -mgh के बराबर आई है। यानी आप जिस भी रास्ते से गए हैं, पहले रास्ते से गए हैं, दूसरे रास्ते से गए हैं या फिर तीसरे रास्ते से, तीनों रास्तों में जो वर्क डन की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, -mgh के बराबर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने रिजल्ट निकाला कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। यहाँ पे हमने क्या रिजल्ट निकाला? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो आप अगर याद करें तो कंजर्वेटिव फील्ड की भी तो यही डेफिनेशन थी ना, कि ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब ये है ग्रेविटेशनल फील्ड दरअसल कौन सा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव फील्ड। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसकी सेकेंड डेफिनेशन को प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप याद करें तो सेकंड डेफिनेशन क्या थी कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ मस्ट बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्लोज पाथ कंसीडर करेंगे। तो फर्ज करें जो हमने ये डायग्राम बनाई थी, इसमें हमारे पास ये पाथ A से D की तरफ जाएं, D से B की तरफ जाएं और B से वापस A की तरफ जाएं, यानी जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पर आकर ख़त्म हो जाए पाथ। तो ऐसी पाथ को क्लोज्ड पाथ कहते हैं। तो ये पाथ हमारे पास बन रहा है WADBA, और इसमें हम क्या करेंगे? पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे A से D की तरफ जाते हुए, इसको मैंने लिखा हुआ है WA to D, प्लस D से B की तरफ जाते हुए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद B से वापस कहाँ पर आ जाएंगे? A पर, और उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तीनों वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं क्या इनका सम 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे A से D की तरफ जाते हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर हो रहा है? टुवर्ड्स राइट, A से D की तरफ। और एंगल कितना बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बच्चों? यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 90 डिग्री एंगल होने की वजह से वर्क डन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? जी स्टूडेंट्स, वर्क डन हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब स्टूडेंट्स हम ये पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब D से B की तरफ जाते हुए स्टूडेंट्स आप फिर डायग्राम में गौर से देखें तो D से B की तरफ जाते हुए डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। और अगर आप साइन कन्वेंशन याद करें तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं इसका वर्क डन, तो वो हमारे पास mg मल्टीप्लाई बाय db डिस्प्लेसमेंट हो गया और कॉज ऑफ 180 डिग्री, कॉज ऑफ 180 डिग्री नेगेटिव होता है तो इसका वर्क आ जाएगा -mg और db की जगह पे हम क्या लिख देंगे? h। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वर्क डन हो जाएगा D से B की तरफ जाते हुए। और स्टूडेंट्स अब हमारे पास तीसरा रास्ता था वापस B से A की तरफ आते हुए। तो आप गौर करें स्टूडेंट्स, हमने अभी जो प्रीवियसली वर्क डन कैलकुलेट किया था तीसरे पाथ के अलोंग A से B की तरफ गए थे, अब हम जा रहे हैं B से A की तरफ। यानी हम किधर जा रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री और वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव आएगा। आइए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने थर्ड पाथ A से B की तरफ जाते हुए कैलकुलेट किया था, लेकिन हम यहाँ B से A की तरफ आ रहे हैं तो कॉज ऑफ 180 डिग्री की जगह पे हम क्या लिखते जाएंगे? कॉज ऑफ 0 डिग्री लिखते जाएंगे। बाकी वही स्टेप्स होंगे।
तो स्टूडेंट्स हॉरिजेंटल स्टेप्स की वजह से कोई वर्क डन कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ वर्क डन कैलकुलेट होगा वर्टिकल स्टेप्स की वजह से। इसको मैं मजीद अब डिटेल से नहीं बताऊंगी, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ आप लिख देंगे एफ जी डेल्टा y1 कॉज ऑफ 0 डिग्री प्लस एफ जी डेल्टा y2 कॉज ऑफ 0 डिग्री प्लस एंड सो ऑन एफ जी डेल्टा yn कॉज ऑफ 0 डिग्री। एफ जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब स्टूडेंट्स कॉज ऑफ 0 जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा एम जी डेल्टा y1 प्लस एम जी डेल्टा y2 प्लस एंड सो ऑन एम जी डेल्टा yn। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे सारे के सारे साइंस पॉजिटिव आ रहे हैं और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एम जी। तो आप एम जी कॉमन ले लेंगे, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा yn आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करें तो ये वाला जो आपके पास टोटल जो वर्टिकल स्टेप्स का सम है वो हमारे पास h के बराबर आ रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे एम जी मल्टीप्लाई बाय h। ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा बी से ए की तरफ जब हम जा रहे हैं। तो ये हमने तीसरे पाथ का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? इन तमाम वर्क डन्स को ऐड कर लेना है। तो स्टूडेंट्स हम पहली वाली इक्वेशन में जाएंगे और वर्क डन ए से डी की तरफ जाते हुए स्टूडेंट्स हमने कितना कैलकुलेट किया है? 0। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद डी से बी की तरफ जाते हुए स्टूडेंट्स हमने कितना वर्क डन कैलकुलेट किया है? माइनस एम जी एच। तो स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ये लिख दूंगी माइनस एम जी एच। और उसके बाद फिर बी से ए की तरफ जाते हुए हमने वर्क डन कितना कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स? एम जी एच। ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये प्लस एम जी एच है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्लस एम जी एच। तो स्टूडेंट्स माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच से कैंसिल हो जाएगा और वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। और यही किसकी डेफिनेशन है? कंजर्वेटिव फील्ड की। और स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन जो है अलोंग क्लोज्ड पाथ कितना हो जाए? 0 हो जाए, ऐसा फील्ड क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फील्ड। इसका मतलब है हमने ये बात प्रूव कर दी कि ग्रेविटेशनल फील्ड दरअसल क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ आपको नज़र आ रहा है, द फील्ड इन विच वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज़ 0। ऐसे फील्ड को हम क्या नाम देते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। और इसकी एग्जांपल अभी हमने प्रूव करके दिखाई कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इसमें वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ ए डी बी ए वो किसके बराबर आया है? 0 के बराबर। और दूसरी डेफिनेशन थी वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो दोनों डेफिनेशंस को हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। और उसके अलावा सेकंड इसकी जो एग्जांपल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।